की आज़ादी भी एक प्रकार से देश की गुलामी से मुक्ति थी। और इस लड़ाई को जिन लोगों ने अपने मजबूत कंधों पर उठाया, ऐसे यहाँ बैठे हुए तकरीबन 50 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ता और उदयपुर शहर के प्रिय नागरिक बंधुओं, मित्रों, गुलामी एक सोच होती है, गुलामी एक परिस्थिति होती है। गुलामी का अर्थ ये नहीं होता कि जब कोई विदेशी ताकत आप पर कब्जा कर ले तभी आप गुलाम होते हैं। गुलामी का अर्थ होता है जब आप स्वतंत्र न रह जाएं तब आप गुलाम हैं। जब आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ न रख पाएं तब आप गुलाम हैं। जब जो सरकार सत्ता में बैठी है आप उस सरकार के सत्ता के कामों का विरोध न कर पाए तो आप गुलाम हैं। जब देश की न्यायपालिका सत्ता के प्रभाव से मुक्त होकर के निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाए तब आप गुलाम हैं। और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, उसकी कलम उससे छीन ली जाए और कलम का प्रयोग करने वाले इन कलम सेनानियों को जेल की सीकचों में डाल दिया जाए तब आप गुलाम हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है कि आपकी गुलामी मुगलों ने दिया, आपकी गुलामी अंग्रेजों ने दिया, गोरे अंग्रेजों ने, या आपको गुलाम देश की आज़ादी के बाद इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए काले अंग्रेज अर्थात कांग्रेसियों ने दिया। इतिहास के तथ्य को बहुत आसानी से समझना होगा। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दूसरी गुलामी दर्ज है, जर्मनी के हिटलर की गुलामी, नाजी पार्टी की गुलामी। जब नाजी पार्टी और हिटलर से विरोध रखने वाले सभी राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया, श्रम कारावास में भेज दिया गया, बहुत सारी औरतों का जो यहूदी समाज की थी उनका अपहरण और बलात्कार कर दिया गया, मीडिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, सरकार ने अपनी एक अलग मीडिया विकसित कर ली, जुडिशरी को समाप्त कर दिया गया और देश में एक बहुत बड़ा आतंक, दुनिया में बहुत बड़ा आतंक पैदा हुआ हिटलर के कार्यकाल में। और हमने देखा है इस दुनिया को हिटलर के नाते 2 विश्व युद्ध लड़ने पड़े। वो देश गुलाम था जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। अब जो परिस्थितियां मैंने आपको हिटलर के जमाने की बताई, आप में से जो पुराने लोग होंगे, नए लोगों को तो पता ही नहीं होगा। आप में से जो पुराने लोग होंगे वो कल्पना करके देखिए, 25 जून 1975 को इस देश में जो गुलामी, जो पराधीनता की जंजीर से भारत को जकड़ा गया, क्या हिटलर की तरह विरोधियों को मारा नहीं जा रहा था? क्या हिटलर की तरह चुन चुन करके विरोधी पार्टी के परिवार के लोगों की हत्या नहीं की जा रही थी? क्या पत्रकारिता पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया था? क्या जुडिशरी को पूरी तरह 25 जून 1975 के बाद इस देश में गुलाम नहीं बना दिया गया था? 1939 में जो हिटलर ने किया, 1975 में वही काम इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस देश की आजादी के लिए न जाने कितने बलिदान हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा किया सुभाष चंद्र बोस की। ऐसे हजारों हजार नौजवान थे जो देश की आजादी के लिए सर कटाने को तैयार थे और उन्होंने सचमुच फांसी की सजा को फंदों को चूम चूम करके अपने बलिदान कर दिया। इस देश की 1 लाख महिलाओं ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी आहुति दी थी। 1 लाख
इतिहास के पन्नों में आप उनका नाम कहीं नहीं पाएंगे। इस देश को आजाद कराने में स्कूल के बच्चों ने अपना बलिदान किया था, नौजवान छात्रों ने अपना बलिदान किया था, किसानों ने संघर्ष किया था, जंगलों में रहने हमारे जो वनवासी भील थे, जो ट्राइब समाज के लोग थे, उन्होंने अपना बलिदान किया था। मैं उदयपुर की धरती पर बैठा हूं, ये पूरा क्षेत्र भील समाज से भरा हुआ है। हम भूल सकते हैं भील समाज ने इस देश की आजादी को बनाए रखने के लिए राणा पूंजा के नेतृत्व में जिस प्रकार का संघर्ष किया, क्या हम उनके त्याग और बलिदान को भूल सकते हैं? इस सारे त्याग और बलिदान का देश को मिलेगा। हम सबने सोचा था ये देश आजाद होगा, हम स्वतंत्र होंगे, हमारे पास पूरी आजादी होगी, विचार की आजादी होगी, काम करने की आजादी होगी, अपने तरीके से जीने की आजादी होगी, पूरे देश में जहां चाहे घूमने की आजादी होगी। सरकार हमारे साथ अन्याय करे तो सरकार के खिलाफ जाकर के न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध लड़ने की आजादी होगी। हुआ क्या? 1947 में देश आजाद हुआ। मैं 1975 की बात तो बाद में करूं, जिसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई जेल में, इसलिए कि वो कह रहे थे कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं रहेंगे। आप कभी कल्पना करिए, अध्यक्ष जी ने बताया राजा हरि सिंह अपना कागज लेकर खड़े थे कि भारत में कश्मीर को बुला लो और बिना शर्त मिला लो, और हमारा प्रधानमंत्री कह रहा था नहीं, हम बिना शर्त कश्मीर को नहीं मिलाएंगे। तुमने शर्त नहीं लगाई है, हम शर्त लगाते हैं। थोड़ा महीन शब्दों में बोल करके निकल गए। नेहरू जी का पारिवारिक संबंध था, पूरी बात नहीं कहना चाहते थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जाकर नेहरू जी के पूरे इतिहास को, मोतीलाल नेहरू के पूरे इतिहास को, मोतीलाल नेहरू की कितनी बीवियां थी, किस बीवी से कौन हुआ, किस बीवी से कौन हुआ और किस बीवी से कौन हुआ, इतिहास के पन्नों में जाकर समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको पता चलेगा इस देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपने पारिवारिक हितों को अपने देश के हितों पर प्राथमिकता देता था। अपने परिवार के सदस्य को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसने इतना दबाव बनाया कि जो बिना शर्त माननीय राजा गुलाब सिंह जी समर्पण करने को तैयार थे, उनको मानना पड़ा कि हम शेख अब्दुल्ला को इस देश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा मुख्यमंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा, हम जम्मू कश्मीर को पूरा नहीं मिलाएंगे, उसको हम भारत का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम उसे विदेश बना करके रखेंगे। क्योंकि नेहरू जी को वो विदेश बड़ा खाता था, वहीं के थे वो मूलतः। उन्होंने शर्त लगाई कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने शर्त लगाई कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का झंडा नहीं फिरेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा फिरेगा। और उन्होंने शर्त लगाई कि देश का संविधान जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार तैयार नहीं होगी। ये उस दिन, जिस दिन देश आजाद हुआ, उसके चंद दिनों के अंदर इस देश के बंटवारे की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में डाल दी थी। भला हो नरेंद्र मोदी का, जिसने 2019 5 अगस्त को इस बंटवारे की लकीर को तोड़ डाला और घोषणा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कहते थे तो हम उसको करके दिखाएंगे, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। आप जानते हैं उस 370 को
यह 370 संविधान में अंबेडकर के कहने पर नहीं जोड़ा गया था। यह 370 सरदार पटेल के कहने पर नहीं जोड़ा गया था। यह 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव में जोड़ा गया था। आप सबको आभारी होना चाहिए भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने यह शर्त लगाई कि मैं 370 की धारा जोड़ तो दूंगा लेकिन इसे अस्थाई नहीं बनाऊंगा। भीमराव अंबेडकर ने अगर उस 370 की धारा को अस्थाई न बनाया होता, अगर वो अस्थाई धारा बन गई होती तो आज तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। मैं क्यों बता रहा हूं आपसे? यह कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा है। आपको स्वप्नजीवी दिखेंगे न जो, उनसे बड़ा कोई वैचारिक तानाशाह नहीं था। वो सर्वात्म सत्ता पर निरीक्षण करना चाहते थे। वो कहा करते थे देश की आजादी के लिए, देश को आजाद बनाए रखने के लिए भारत की सेना की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद भारत की सेना भंग कर दी जाएगी। हमने ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा जो देश की सुरक्षा के लिए सेना पर लड़ने वाले सैनिकों के बारे में कह रहा था हमें इस सेना की जरूरत नहीं है, हम इस सेना को भंग कर देंगे। 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ और हम बुरी तरह पराजित हुए, हमारी 38,000 वर्ग फीट जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में भाषण दिया। उस 38,000 किलोमीटर जमीन में रखा क्या है? वहां तो घास का एक दाना नहीं उगता है। कांग्रेस के एक सदस्य थे महावीर त्यागी, वो खड़े हो गए, कांग्रेस के ही थे। उन्होंने कहा पंडित जी, आपके सर पे भी एक बाल नहीं है, आपके सर पर क्या रखा है? क्यों न इसे ही काट दिया जाए। सब संसदीय कार्रवाइयों में दर्ज है और इसलिए जो अपमान हमने 1962 में झेला, जिन जमीनों पर हमारे कब्जा हो गए, चीन से प्रशिक्षित नागरिक आधुनिक शस्त्र लेकर आते थे, हमारे सैनिकों के पैर में पाउचिंग पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, ऊपर पहनने के लिए जैकेट नहीं होती थी, 303 बंदूक होती थी जो चल ही नहीं पाती थी। हमने झोंक दिया अपने सैनिकों को इस प्रकार से चीन के सामने मरने के लिए और हम कहने लगे कि हम लोकतांत्रिक हैं। बाद में उनकी पुत्री आई। उनकी पुत्री के आने की कहानी अगर आप समझें तो श्रीमती इंदिरा गांधी की इस तानाशाही वृत्ति को आप समझ सकते हैं। जिक्र किया है 11 जनवरी 1966 को हमारे भारत के सबसे ईमानदार, सबसे सहज, सबसे सरल, जमीनी स्तर पर एक सामान्य नागरिक की तरह जीने वाले, मैं आप सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा, जब भी दिल्ली जाइए लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल पहुंच जाइए और जरूर जाइए। हर वो नागरिक जो दिल्ली में जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल पर नहीं जाएगा, वह कृतज्ञ होगा, मैं इस माइक से कह सकता हूँ। और जानने की कोशिश करिए कि मरते समय लाल बहादुर शास्त्री के पास पूरी संपत्ति क्या थी। लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी 1966 को विदेश की धरती पर मार डाला गया। जिस कमरे में वो रखे गए वहां एक टेलीफोन नहीं था, वहां एक केयर टेकर नहीं था, वहां एक कॉल बेल नहीं लगी थी, वहां दवा की प्राथमिक, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया था, उस देश के प्रधानमंत्री को उस दिन से बात करने के लिए उसके कमरे में दवा की व्यवस्था तक नहीं थी। एक रसोइया दिया गया था जिसने शास्त्री जी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रात में उनकी मौत हो गई और वो रसोइया पाकिस्तान भाग गया।
उसके भागने की व्यवस्था कर दी गई। जब लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत में आया तो वह शव पूरी तरह नीला पड़ चुका था। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी ऐसी मौत होती है, पुलिस के बंधु यहाँ खड़े हैं, एक भी ऐसी मौत होती है जिसमें मृतक का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ जाए तो आप पोस्टमार्टम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? एक भी नागरिक कहीं मर जाए संदेहास्पद में तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, FIR लिखी जाती है, विवेचना होती है। देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर मर गया, उसका रसोइया पाकिस्तान भाग गया, उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया, उनके सर पर सफेद टिप्पणी के चोट लगे हुए थे, उनकी पत्नी ललिता शास्त्री चीख चीख कर चिल्लाती रही, मेरे पति को मारा गया है, स्वाभाविक मौत नहीं मरे हैं, इनका पोस्टमार्टम करा दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ललिता शास्त्री की एक नहीं सुनी, कोई FIR नहीं हुआ, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनका शरीर जला दिया गया। समझने वाले हम होते, जागरूक नागरिक हम होते, लोकतंत्र का अर्थ हम समझ रहे होते, अपने मान सम्मान की लड़ाई को हम लड़ रहे होते, सत्ता के कुकर्मों का हम विरोध कर रहे होते, तो हम उस ललिता शास्त्री के साथ खड़े होते और कहते नहीं, हमारा यह ईमानदार प्रधानमंत्री, आपको मालूम है वो प्रधानमंत्री है, बनारस के रामनगर में रहते थे, गंगा नदी बीच में पड़ती थी, अपने पीठ पर किताब लाद करके, इतने गरीब थे वो कि अपनी पीठ के किताब लाद करके तैर करके रामनगर से होकर के बनारस जाते थे और वहां पढ़ाई करते थे। ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश में संदेहास्पद परिस्थितियों में मार डाला गया। ललिता शास्त्री चीखती रही, देश का एक नागरिक भी उनके साथ नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब जब नागरिक सोता है तब तब लोकतंत्र मरता है। 14 दिन के अंदर 11 जनवरी को हत्या हुई और 13 दिन बाद 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी लाश पर प्रधानमंत्री बन गई देश की। आप सबने, आप में जो पुराने लोग होंगे, नए बच्चे तो नहीं जानेंगे। मैं कल एक कार्यक्रम में था मैंगलोर में, ऐसे ही ढेर सारे बच्चे आए थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि तुमने कभी लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना? 2 बच्चों को छोड़ करके कोई व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री का नाम तक नहीं बता पाया। इतिहास के पन्नों से उनको मिटा दिया गया। जिस देश के लोग अपने देश के इतिहास को नहीं जानते, उस देश का भूगोल बदल जाया करता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। क्या हुआ था 1971 में? श्रीमती इंदिरा गांधी ऐतिहासिक चुनाव जीत करके आई थी। इतना बड़ा जीत तो कांग्रेस पार्टी को कभी मिला ही नहीं था। 352 सीट जीत करके आई थी। और इतनी बड़ी सीट, हमारे कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ताकत भ्रष्ट करती है और निरंकुश ताकत पूरी तरह निरंकुश रूप से भ्रष्ट करती है। भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, भयंकर लूट हुई, महंगाई चरम पर पहुंच गई, जनता आक्रोशित होने लगी और उसी बीच में 1971 के उनके चुनाव को न्यायालय में चुनौती दे दी गई। 12 जून 1975 को न्यायालय का फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था। जज ने कहा, चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसें अपनाई हैं, सरकारी पुलिस का सहयोग लिया है वोट पड़वाने के लिए, बिजली डिपार्टमेंट को जहां चाहा वैसे चाहा दुरुपयोग किया है, सरकारी एजेंट अधिकारियों को अपना एजेंट बना करके चुनाव में लगाने का काम किया है और इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाता है।
आज से लेकर अगले 6 साल तक वो इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। वहीं शुरू हुई थी आपातकाल, जिसे मैं गुलामी कहता हूँ, उसके इतिहास की शुरुआत। श्रीमती इंदिरा गांधी तुरंत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को कहा, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संसद होना जरूरी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक अगर वो सांसद नहीं है तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है, आप पार्लियामेंट में जाएंगी, किसी भी विषय पर अपना विचार नहीं व्यक्त करेंगी, किसी भी विषय पर मतदान नहीं करेंगी और किसी प्रकार का वेतन, सैलरी, भत्ता, सुविधा आपको नहीं मिलेगी। 24 जून को वो फैसला आया और आंतरिक खतरे के नाम पर 24 जून को रात को 12 बजे बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, बिना मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी भेज दी फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति के घर में रात को 12 बजे, घोषणा कर दो इस देश में आपातकाल लगाया जाता है। उस पिट्ठू राष्ट्रपति ने 5 मिनट के अंदर अपना दस्तखत कर दिया और 24 और 25 की रात को इस देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। यह आपातकाल नहीं था, आपातकाल तो सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान था। आपातकाल के नाम पर इस देश में क्या क्या जुल्म ढाए गए। हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। कर्नाटक में एक बहुत बड़ी अभिनेत्री होती थी, बहुत अच्छी राइटर थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिष्य हुआ करती थी, इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस से उसका अच्छा संबंध था। वो समाजवादी आंदोलन को समर्थन करती थी। श्रीमती स्नेहलता रेड्डी को पकड़ लिया गया, 8 महीने तक जेल में रखा गया, हाथ पैर बांध दिए गए, असीमित कष्ट दिया गया। लेटे लेटे वो लैट्रिन करती थी और मलमूत्र का विसर्जन करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसी जेल में भर्ती थे, लाल कृष्ण आडवाणी मंगलौर के उसी जेल में थे, समाजवादी आंदोलन के नेता मधु दंडवते उसी जेल में थे। उन सब ने अपने मेमोयर में लिखा स्नेहलता रेड्डी को जेल के कमरे में, एक 7x7 के कमरे में किस प्रकार से सजा दी जाती थी, सिर्फ इस डर के नाते कि वो जॉर्ज फर्नांडिस की सहयोगी थी। करते करते उनका शरीर समाप्त होने लगा। सरकार ने देखा कि वो जेल में मर जाएंगी, इसलिए 15 जनवरी को उनको रिहा किया और 20 जनवरी को वो सचमुच मर गई। ये था आपातकाल। मैं इसीलिए से पराधीनता कहता हूं। 1,40,000 लोग इस देश के, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, अगर वो कांग्रेस के नहीं थे और कांग्रेस के ही रहे हों, इंदिरा गांधी के चमचे नहीं थे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो मोहन धारिया हो, चाहे वो रामधन हो, ये सब स्टैब्लिश कांग्रेस नेता थे। इन सबको पकड़ के जेल की सीटों में ढक दिया गया। उन छात्रों को और छात्र नेताओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के कर्नाटक और केरल तक जिस भी नौजवान ने इस गुलामी के दौर का विरोध करने की कोशिश किया, उसे जेल के सीटों में डाला गया। मैं आपको केरल की एक घटना बताता हूं। केरल के एक थाने में नक्सलवादी लोगों ने आक्रमण किया। उस नक्सलवादी समूह के नेता का नाम था राजन। राजन को पुलिस पकड़ नहीं पाई। करुणाकरण साहब उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। पुलिस ने घोषणा किया, उस कस्बे में जितने राजन नाम के लड़के हैं सबको पकड़ लिया। बेचारे राजन नाम के सारे लड़के पकड़ के जेल में डाल दिए गए।
उसमें केरल का एक सामान्य छात्र पी राजन भी था। 1 मार्च को पकड़ा गया, 2 मार्च को इतनी पिटाई की गई कि 2 ही मार्च को मर गया। बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, ये वो मार्क्सिस्ट नहीं है, हो गया है, गलती हो गई। यह आतंक था। आपने चित्र लगाया है बाहर, आप में से बहुत से लड़कों ने, बंधुओं ने नहीं देखा होगा, चले आए होंगे। मेरा आपसे आग्रह होगा जाने के पहले ये प्रदर्शनी जरूर देखिएगा। यह प्रदर्शनी आपको सच बयान करेगी। उस प्रदर्शनी में एक जगह लिखा है, मैं आते समय देख रहा था, कर्नाटक में सजा देने का दंड, एरोप्लेन हरासमेंट। क्या होता था एरोप्लेन हरासमेंट में मालूम है? ये पुलिस वाले जानते होंगे। आदमी को लिटा करके उसके हाथ पीछे बांट दिए जाते थे, फिर उसकी पीठ में रस्सी लगा करके चरखी के माध्यम से उसको छत से लटका दिया जाता था। वो आदमी ऐसे ही लेटा रहता था और फिर उसकी पिटाई का दौर शुरू होता था, जिसमें से अधिकांश मर जाते थे। कर्नाटक की सरकार ने, देवराज अरस साहब मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी की चमचई में इतना बड़ा कांड रचा था। जुडिशरी की हालत यह थी कि एक भी जज ऐसा नहीं था जो अपने मन से फैसला दे दे। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कुलदीप नैयर का नाम। कुलदीप नैयर को भी गिरफ्तार किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के वो सीनियर एडिटर होते थे। उनकी हैबियस कॉर्पस पड़ी, 2 जजों ने उनकी सुनवाई कर लिया। एक का नाम था एस रंगनाथन और एक का नाम था आर अग्रवाल। आर अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में, आर अग्रवाल दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज थे, अस्थाई नहीं हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दिया इनको कभी अस्थाई नहीं किया जाएगा। उस एडिशनल जज को डिमोट करके सेशन जज बना दिया गया। दूसरा जज था रंगराजन, उस करके गुवाहाटी पलट दिया गया। चारों देश में जजों के साथ ऐसा ही होता रहा। 200 जज इस देश में प्रताड़ित किए गए। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30,000 कोर्ट में संजय गांधी के गुंडों ने घुस करके 200 चैम्बर डिमॉलिश कर दिए, गिरा डाले। और जिन वकीलों ने विरोध किया, ऐसे 47 वकीलों को पकड़ करके 19 महीने की जेल दी गई। अखबारों ने लिखना छोड़ दिया। आदेश निकल गया था कि अखबार जो कुछ भी लिखेगा पहले उसकी एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी जाएगी। अगले दिन छपने वाला अखबार पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में आता था, वहां से ओके होता था, तब दूसरे दिन वह अखबार छपता था। और इसीलिए अखबार इस पराधीनता के काल को अनुशासन काल का नाम देने लगे हैं। ये स्थिति थी देश की। किशोर कुमार का आपने सुना होगा नाम, बहुत अच्छे गायक थे। उन्होंने विरोध किया तो देश में उनके ऊपर बंदी लगा दी गई। कोई फिल्म में उनको अपने गाने के लिए नहीं बुलाएगा, देश में किसी भी सरकारी मीडिया पर उनका गाना प्रसारित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि एक उनका और लता मंगेशकर का डुएट गाना था, 2 मियाँ 2 स्त्री पुरुष मिलके गाते थे। लता मंगेशकर ने पुरुष स्त्री वाला भी गाना गाया और लता मंगेशकर ने ही पुरुष वाला भी गाना गाया। मनोज कुमार जैसा राष्ट्रवादी पिक्चर बनाने वाला, उसको जिस बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, इतिहास के पन्ने उसमें गवाह है। फिल्म बनी किस्सा कुर्सी का, बैन लगा दिया गया। फिल्म बनी आधी, पुराने लोगों ने देखी होगी, संजीव कुमार की थी, उस पर बैन लगा दिया गया। न जाने कितनी फिल्मों पर, न जाने कितनी टीवी कार्यक्रमों पर चारों ओर रोक लगा दी गई। सबके मुंह पर ताला बन गया। कोई नागरिक
अपने मन की किसी बात को नहीं कह सकता था, किसी गलत बात का विरोध नहीं कर सकता था, अखबार में कोई बयान नहीं दे सकता था, कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं कर सकता था। अगर इसको गुलामी न कहें दोस्तों तो क्या कहें? यह आपातकाल नहीं, आजादी के बाद देश की दूसरी गुलामी थी। गुलामी का अर्थ ये नहीं होता कि मुगल गुलाम बनाएंगे तो हम गुलाम होंगे। गुलामी का अर्थ ये नहीं होता कि अंग्रेज गुलाम बनाएंगे तो हम होंगे। गुलामी का अर्थ होता है नागरिकों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार जब भी छीन लिया जाएगा, उनके बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके व्यवसाय करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके कानून तक पहुंचने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो भले ही वो स्थिति पैदा करने वाला विदेशी हो या भारत का नागरिक हो, यह देश पराधीन हो चुका था 25 जून 1975 को। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कुछ लोग अपने कार्यकर्ता है जानना चाहिए, यही बता करके मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। इंदिरा गांधी की सदस्यता को लेकर के अंतिम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया है। 11 अगस्त को उसकी सुनवाई होनी थी। हमारे देश में तब तक ये नियम था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती किसी न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये नियम था, शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा था। लेकिन जो लोग लोकसभा में चुनकर आते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठ जाए, अगर उन्होंने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है तो आपको उसके चुनाव को चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार था। मैं आपको बताता हूँ, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी। इंदिरा गांधी के निर्णय के बारे में अंतिम फैसला होना था। 7 अगस्त को लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ। दुनिया के किसी इतिहास में आज तक आपने लोकतंत्र और संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ देखा ही नहीं होगा। 7 अगस्त को भारत के लोकतंत्र में, भारत की लोकसभा में एक कानून प्रस्तुत हुआ। उस कानून में लिखा था 2 चीजें। एक, देश के प्रधानमंत्री और देश के स्पीकर, था वो प्रधानमंत्री के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करना था, इसलिए उसमें स्पीकर का नाम जोड़ दिया गया। देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को इस देश की किसी भी न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो जिस भी तरीके से चुन करके आया हो। और दूसरा, चूंकि मुकदमा चल रहा था, 11 अगस्त को अंतिम सुनवाई थी, इसलिए इस देश में इंदिरा गांधी ने अपनी उपस्थिति में एक कानून पारित कराया और व्यवस्था कर दिया उसी संविधान में, प्रधानमंत्री के लोकसभा के सदस्य में चुने जाने को लेकर के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में यदि पहले भी कहीं कोई मुकदमा चल रहा है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इस देश के लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या होती रही और हम सब आंख मूंद करके उस हत्या को देखते रहे। 7 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ। 8 अगस्त को शुक्रवार था, माननीय सांसद जी भी हैं यहाँ, आप जानते हैं शुक्रवार के दिन कोई सरकारी विधेयक नहीं आता। 8 अगस्त शुक्रवार को राज्यसभा में सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसको वहां भी पास करा लिया गया। तीसरी अड़चन थी, इस देश को 15 विधानसभाओं से कम स्वीकृति लेनी थी। 9 अगस्त को शनिवार था। शनिवार को न देश की कोई संसद चलती है न कोई विधानसभा चलती है। दिल्ली से हरकार आ गया। देश के सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने 9 अगस्त शनिवार के दिन अपनी विधानसभा की स्पेशल बैठक बुलाई और प्रस्ताव पारित कर दिया कि मुख्य प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 10 अगस्त रविवार था, कार्यालय बंद रहते थे।
कोई सरकारी बजट नहीं हो सकता था। 10 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति ने उस कानून पर दस्तखत कर दिया। रविवार के दिन कार्यालय खोल करके उस सूचना को गजट कर दिया गया और 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट बैठा तो इंदिरा गांधी के अटॉर्नी जनरल ने जा करके सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा, हुजूर कानून बदल गया है, कल ही हम लोगों ने इस कानून को खत्म कर दिया। अब प्रधानमंत्री के लोकसभा सदस्य के चुनाव के संदर्भ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पूर्वगत असर से आप कोई सुनवाई नहीं कर सकते। दुनिया के लोकतंत्र में सत्ता पर इस प्रकार से अपने लोकतांत्रिक प्रयुक्तियों का प्रयोग कर करके किसी ने अपनी इस अधिनायकवादी ताकत को दिखाया हो, आप पूरी दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं पाएंगे। और ये क्यों हुआ मित्रों? इस सभा को करने का लक्ष्य क्या है? ये सब इसलिए हुआ कि देश की जनता सोची रह गई, देश की जनता डरी और सहमी रह गई, देश की जनता इस अनाचार को देखती रही, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकला, अखबार ने इसका विरोध नहीं किया, कहीं अखबार में कोई खबर नहीं, जुडिशरी इस बात को नहीं कह पाई कि 4 दिनों में अगर आपने संविधान का संशोधन कर लिया है तो यह बुरी नीयत से लाया गया संशोधन है, हम इसको नहीं मानेंगे, और देश गुलाम हो गया। इसलिए इस सभा के आयोजन का एक ही अर्थ, मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, जब तक आप जगते रहेंगे, जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक आप अपने सम्मान के लिए किसी हद तक जा करके संघर्ष करेंगे, तब तक आपका लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। किसी भी राजनेता पर, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम चुनौती के साथ कहते हैं, किसी भी राजनेता पर, किसी भी राजनीतिक दल पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आप अंधविश्वास करें। जब भी आपके जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो प्रधानमंत्री हो, जब भी उनके अंदर आप अधिनायकवादी ताकतों का परिचय देखें, सड़कों पर आए और लड़े उनके खिलाफ। ये लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। नेताओं और अधिकारियों का शासन नेताओं और अधिकारियों के लिए, नेताओं और अधिकारियों के द्वारा नहीं है। अपनी इस ताकत को पहचानिए। इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य है। धन्यवाद।